Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Profession at Next Level। जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं एक थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्या क्या रैंक्स रहे हैं मैंने पिछली वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। करंटली आई एम वर्किंग इन RML हॉस्पिटल। तो आज का हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। उसका एक टॉपिक है, जैसे कि आपने अभी मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, कि अपने 2 से 3 नंबर बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, जो कि हमें कंफर्म है आना ही आना है क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है और हमारे 2 से 3 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप अब सब सस्पेंस रिवील कर देती हूँ कि अब कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज। उस टॉपिक का नाम है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, ABG का क्या मतलब होता है आपको पता ही होगा कि हमें ABG क्यों निकालना पड़ता है और ABG की क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसमें सैंपल कैसे विड्रॉ करते हैं। जिस तरीके से हम IV लगाते हैं उसी तरीके से हम रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करते हैं पहले, और जैसे ही हमें पल्सेशन फील होने लग जाती है वैसे ही हम जो एंगल हम उस IV या फिर कैनुलर डालते टाइम रखते हैं, वो एंगल क्या रहता है, 0 to 20 डिग्री रहता है, राइट। या आप उस एंगल को 15 to 20 डिग्री कह सकते हैं, 10 to 20 डिग्री कह सकते हैं। उस 20 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं होता है। 0 to 20 डिग्री मैंने इसलिए ही बोला था, ठीक है। 10 to 20 डिग्री का वो एंगल रहता है, उसमें हमें क्या करना होता है, ABG सैंपल विड्रॉ कर लेना होता है। लेकिन विड्रॉ कहाँ से करते हैं, क्या साइट रहती है, कैसे रहता है, वो सब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जो हमारी जो सिरिंज रहती है वो हिपैरिनाइज्ड होनी चाहिए ABG के सैंपल के लिए, ये हमें ख़ास ध्यान रखना है। अब हिपैरिनाइज्ड का क्या मतलब होता है हमें यही पता नहीं होता, जो वर्क कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि 0.01 ml जो हमारा हिपैरिन होता है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हमें क्या करना है, जस्ट उस सिरिंज को डोज लेकर और वापस वायल में पुश कर देना होता है, जस्ट उसे फ्लश करना है हमको सिरिंज को। ये नहीं है कि हमें कोई डोज उसमें लेनी है, समझ रहे हैं ना। मतलब खाली हमें उस सिरिंज को हिपैरिनाइज करना है, यानी फ्लश करके उसमें से निकालना है बस एक बार सिरिंज को, उसके बाद हमें सैंपल लेना है। ओके, चलिए तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ABG सैम्पलिंग। ओके, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ABG। ABG क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, है ना। ABG हम क्यों करते हैं, बेसिकली ABG हम करते हैं या तो रीज़न जानने के लिए कि जो भी हमारे पास पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, या किसी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, या कोई मेटाबॉलिक फेलियर में जा रहा है, तो उसको एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है, या मतलब किस चीज़ का, कौन से सिस्टम का कंपनसेशन चल रहा है, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन चल रहा है या मेटाबॉलिक कंपनसेशन चल रहा है, राइट। तो हमें ABG की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम कैसे ABG को एनालाइज कर पाते हैं। देखिए, मैंने सब कुछ हैंड रिटन किया हुआ है, मैं कुछ भी ऐसे स्पून फीड या स्लाइड्स चला के खाली उनको रीड नहीं करूँगी। मैं आपको एग्जैक्ट पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी, जितना मुझे आता है पूरा डिलीवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ABG जो है वो किया कैसे जाता है। आप सब लोगों ने वो निकाला होगा, IV सैम्पल्स तो सब ने निकाले हैं, है ना। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है IV सैंपल से। हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें कोई भी जो आर्टरी होती है उसे सिलेक्ट करना है, जो अच्छी पैल्पेबल आर्टरी होती है। पैल्पेबल आर्टरीज हम किन किन को जानते हैं, एक तो रेडियल आर्टरी है, ठीक है, और जो कि कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड, मतलब सबका आ ही जाता है रेडियल आर्टरी से। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन कार्डियो ICU, तो मतलब मेरा तो डेली का है ना। डेली का क्या, कितने ही डेली करते हैं, लेकिन जो रेडियल है ना, रेडियल
आर्टरी बेसिकली सबको मिल ही जाती है, नहीं मिल रही है तो आप ब्रेकियल आर्टरी की तरफ भी जा सकते हैं। ब्रेकियल हो गया एंड फीमोरल इज़ द लास्ट ऑप्शन, लेकिन मतलब इसको हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि जो आर्टरीज़ होती है ना उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जो फीमोरल है वो थोड़ा उसका ल्यूमेन बड़ा होता है, बड़ा ल्यूमेन का आर्टरी रहता है वहाँ पे, राइट। तो हम उसको मतलब वो फिर ऊज़ करता रहेगा ब्लड यहाँ पे, है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो आईसीयू में रहते हैं उनके कोएगुलेशन स्टडीज़ जो रहते हैं, कोएगुलेशन रिपोर्ट्स जो रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। उनका PTINR जो रहता है डी रेंज रहता है। तो अगर आप कितना भी उसको प्रेशर ड्रेसिंग कर लो या कई बार नहीं कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं देना चाहिए? तो रेडियल, ठीक है, पहला ऑप्शन, मतलब रेडियल हमारा प्रायोरिटी है, उसके बाद ब्रेकियल एंड देन फीमोरल, राइट। ये इस तरह के। और जो हम एलन टेस्ट करते हैं, राइट, एलन टेस्ट भी आता है भाई कि क्या है, व्हाट इज़ एलन टेस्ट, बहुत हवा बना रखा है इसका भी। एलन टेस्ट क्या होता है? एलन टेस्ट हम करते हैं, हम इसमें पंक्चर किसको करेंगे? पंक्चर तो हमें रेडियल को ही करना है भाई। ये हमें याद रखना है कि हमें ABG में पंक्चर किसको करना है? रेडियल आर्टरी को ही पंक्चर करना है, ठीक है। लेकिन हम पेटेंसी किसकी चेक करेंगे? पेटेंसी चेक्ड किसकी? दूसरे वाली कौन सी होती है? अल्नर, ठीक है, अल्नर आर्टरी। ये वाली जो थंब के इधर है ना, जो थंब के इधर है, ये वाली तो होती है रेडियल, है ना, और जो नीचे की तरफ है वो है अल्नर। हम पेटेंसी किसकी चेक करते हैं? अल्नर। वाई? क्यों चेक करनी है भाई हमें पेटेंसी? हमें इसलिए पेटेंसी चेक करनी है क्योंकि हमें चेक करना होता है कोलेट्रल्स, ठीक है, कोलेट्रल सप्लाई। कोलेट्रल सप्लाई जो रहती है आर्टरी की, जो जैसे देखिए ये रेडियल है हमारी, है ना, रेडियल है, ये हाथ में सप्लाई करेगी, ये मीडियल है, ये हाथ में सप्लाई करेगी, ये अल्नर है, ये हाथ में सप्लाई करेगी। अगर बाय चांस हमसे ये रेडियल आर्टरी जो है ये डैमेज हो जाती है ना, तो मतलब एटलीस्ट हाथ को इस वाली आर्टरी के थ्रू तो ब्लड मिलता रहेगा ना। हमें इसलिए इसको इसकी पेटेंसी चेक करनी होती है। पेटेंसी कैसे चेक करते हैं आप सबको पता होगा। इसमें मतलब हम प्रेस करते हैं और उसके बाद पूरा हैंड्स को हमें देखना होता है कि वो विदिन 2 सेकेंड्स पूरा पिंक हो जाना चाहिए हैंड, ठीक है। एक आर्टरी को प्रेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि उस दूसरे वाली आर्टरी से, पहले तो दोनों को प्रेस करके देखिए आप, तो पूरा वाइट हो जाएगा आपका हैंड, ठीक है। फिर एक को छोड़िए, एक को किसको छोड़ना है? अल्नर को छोड़िए, तो ऐसे उसकी पेटेंसी चेक हो जाएगी। अल्नर को छोड़ा तो पिंकिश हो जाएगा हैंड, कि मतलब सप्लाई पूरी बराबर है, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं। ये तो हो गई ये वाली चीज़। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है ABG, ठीक है। आपको सबको पता है pH कितना रहता है हमारा, 7.35 to 7.45। PCO2 रहता है हमारा, ठीक है, 35 to 45 mm ऑफ Hg रहता है। PCO2 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। CO2 किससे रिलेटेड है? ऑलवेज ये रिलेटेड है रेस्पिरेटरी से। इसमें किसका काम आएगा? लंग्स का काम आएगा, लंग्स इसमें वर्क करेंगे। ओके, नाउ वी कम ऑन टू ट्रेडिशनल वे जो रहता है वो रोम का रहता है। अभी मैं बताती हूँ क्या है रोम। ओके, ये तो हमारा हो गया PCO2 35 to 45 mm ऑफ Hg है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस इज़ रिलेटेड टू किडनीज। अब जो किडनीज़ का है वो मेटाबॉलिक का है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा है, किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं हम, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक, ठीक है। तो हमारा जो बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रिलेटेड है हमारा किडनी से, और मेटाबॉलिक जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारी किडनी से रिलेटेड है, राइट। अब जो ट्रेडिशनल वे क्या है, देखिए ट्रेडिशनल वे का मतलब है रोम। R का मतलब ये आपको याद रखना है, रोम, ये जो ट्रेडिशनल वे है।
आर से क्या हो गया रेस्पिरेटरी, ओ माने ऑपोजिट। रेस्पिरेटरी अगर हमारा कंडीशन होगा तो वो ऑपोजिट जाएगा। ऑपोजिट किसके? पीएच और CO2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर पीएच गिरेगा तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें हमारी कौन सी कंडीशन होगी? रेस्पिरेटरी। और वाइस वर्सा, अगर वो नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। इसमें हमें कुछ देखने की ही ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक कंडीशन कब होगी? M मीन्स मेटाबॉलिक एंड E मीन्स इक्वल। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, राइट। नाउ एसिडोसिस। एसिडोसिस आपको एक चीज़ इसमें सिर्फ ध्यान रखनी है जो मैं अलग से बताने आई हूँ, जो कोई नहीं बताता। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है, क्या मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एसिड। क्या सीखना है आपको आज? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एसिड। ठीक है, कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, किस रेंज से? इस रेंज से 35 से 45 रेंज तक से कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो आपको क्या बोलना है कि भाई एसिडोसिस हो गया है। तो ठीक है, अब रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा, अभी हम आगे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ ये हैं इनकी। PO2 अपना 80 to 100 mm ऑफ Hg रहता है। PCO2 अपना रहता है 35 to 45 mm Hg। वाई कार्बोनेट आयंस रहते हैं 22 to 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। pH रहता है 7.35 to 7.45, राइट। ठीक है जी, अब ये जो pH रहता है ना, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। ये किसका pH है? ये एक तो pH हम इसको बोल सकते हैं ब्लड का है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का है और प्लाज्मा का है। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसका pH हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल के अंदर होता है, इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझनी होगी। अगर भाई आपको क्वेश्चन ही आ जाए कि pH किस किस का मतलब होता है, आपको अलग से इंट्रा सेलुलर दे दिया जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रा सेलुलर इज़ ऑड वन आउट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, जैसे CO2 है, अगर ये वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है, जॉइन होता है, तो ये क्या निकालता है? कार्बनिक एसिड H2CO3। ठीक है, आगे ये डेलिब्रेट होता है तो इसमें क्या निकलता है? हाइड्रोजन आयन और HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी है उसका मतलब है एसिड। ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखनी है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एसिड। ठीक है, बाय ABG वी कम टू नो। ABG की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? देखो मैंने बताया था एसिडोसिस और एल्कलोसिस के लिए। रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, अनकम्पनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है। इस वीडियो के बाद आप किसी भी इक्वेशन को उठाएंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर होंगे तो मेरे एफर्ट्स बिल्कुल बेकार हैं। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। मैंने कुछ ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस बताया ही नहीं है अभी तक। क्या बताया है? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एसिड, दैट्स इट। उसके अलावा मैं सब कर लूँगी। ठीक है, नाउ अब ये जो है रेस्पिरेटरी है। ठीक है, रेस्पिरेटरी में क्या होगा? मैंने अभी बताया था आपको, इसमें CO2 बढ़ेगा। CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, जब आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना, जब हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हम अच्छे से सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा है तो हाइपो वेंटिलेट करेगा पेशेंट, स्लो ब्रीथ करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को, एसिडोसिस को, तो ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लंग्स और किडनीज। तो भाई अगर मुसीबत में है तो लाओ मैं साथ दूंगी, अगर मैं मुसीबत में हूँ तो भाई तुम साथ देना। ठीक है, इनका ये रिलेशन है। तो अब जब रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई है एसिडोसिस की, तो किडनीज क्या करेंगी? इसमें किडनीज करेंगी, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगी HCO3 का। क्यों? क्योंकि HCO3 क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, और सिक्रीशन करवा देंगे हाइड्रोजन आयंस का। तो हो गई मामला सॉर्ट, बिल्कुल। तो जो यूरिन के थ्रू जो पास होना होता है तो ये साइमल्टेनियसली पास होते हैं। ठीक है, क्या क्या?
बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब उसने भांप लिया कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो मुसीबत में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर किडनी से क्या हो रहा है, किडनी से लॉस ऑफ बेस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, समझना है इस चीज़ को। मेटाबॉलिक कब होगा, जब बाइकार्बोनेट आयंस निकल रहे हैं और रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो रहा है और पीएच इसमें गिर रहा है, प्लाज्मा का पीएच क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, तो अब लंग्स भाई साहब क्या करेंगे, लंग्स करेंगे कि वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा कि डिक्रीज़ होगा CO2, एयर हंगर जिसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर लेने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, CO2 के लेवल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। CO2 डिक्रीज़ मतलब आपका एसिड ख़त्म, एसिड ख़त्म मतलब एल्कलोसिस आपका प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन इस टाइप से होता है। गॉट इट। अब क्या है, देखो अब हम एक ये लेते हैं, ये हालांकि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि क्या रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। पीएच देखो 7.1 है किसी का, हमारी नॉर्मल रेंज कितनी है, 7.35 टू 7.45। यानी क्या हुआ, हमें जो देखिए आपने वैल्यूज़ कौन सी पढ़ी हुई हैं, 7.35 टू 7.45, लेकिन जब आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है, 7.4। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 7.4। 7.4 से अगर कोई भी चीज़ कम है, कोई भी वैल्यू पीएच की, ये क्या है पीएच, अगर कोई भी वैल्यू 7.4 से कम है तो वो जाएगा एसिडिक की तरफ, और 7.4 से कोई भी ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा एल्कली, एल्कलोसिस मतलब बेसिक। ठीक है, इतना समझ आ गए। और हमारा एक पर्पस तो देखो ये सॉल्व हो गया कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, ये हम इससे पता कर लेंगे, कर लिया। ठीक है जी, अब हमने 7.1 देख लिया, तो जी क्या हो गया, ये तो जी मुझे लग रहा है कि भाई एसिडोसिस हो गया, है ना, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये आपका क्या दे दिया, ये दे दिया इसने 54 दे दिया, और हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या है 35 टू 45। तो मैंने क्या बताया था, एसिडिक है ये, तो है ना, एसिडिक है, ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है ना। रोम बताया था, रोम भूले तो नहीं, रोम रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, ये तो ऑपोजिट ही हो रहा है ना, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से हमें कंफर्म हो गया, तीसरी वैल्यू की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है इस समय। ठीक है, इस समय क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या पता करा है, दूसरा रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, मुझे पता चल गया कि भाई रेस्पिरेटरी है ये। ठीक है, अब मुझे तीसरी कंडीशन क्या पता करनी है, अनकम्पनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है, वो मैं कैसे पता करूँगी। अभी देखिए ये मेरी जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में आ रही है, कहीं कहीं पर 28 भी लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, 24 है। ठीक है, 22 से 24, यानी ये तो आ गया है नॉर्मल रेंज में आपका, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अनकम्पेंसेटेड का मैं लिख रही हूँ, अनकम्पेंसेटेड कब होगा, अनकम्पेंसेटेड होगा आपका जब पीएच नॉर्मल डी रेंज होगा। ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा, डी रेंज्ड, पीएच डी रेंज्ड, और CO2 या बाइकार्बोनेट में से एक डी रेंज होगा। ठीक है, डी रेंज्ड, DRANG, डी रेंज्ड। ठीक है, अनकम्पेंसेटेड कब होगा, जब पीएच भी हमारा डी रेंज्ड है और CO2 या फिर इनमें से एक। ठीक है, तो अभी हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी उसमें से क्या है, इनमें से एक ही डी रेंज्ड है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है समझना, बहुत ज़्यादा सिंपल, इनमें से एक ही डी रेंज्ड है। क्यों, क्योंकि अभी नई कोई कंडीशन बनी है। ठीक है, नई कौन सी कंडीशन बन गई भाई, यहाँ पे ये बन गई है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, मैं आपको ये भी चीज़ बताती हूँ, ये किसी ने भी आज तक यूट्यूब पर बताया नहीं है, ना कोई आगे बताने वाला है। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है अनकम्पेंसेटेड। ठीक है,
अनकम्पेंसेटेड क्यों बनेगा? क्योंकि कोई कंडीशन आई है तो वो मतलब ये है वो कंडीशन, ठीक है। या तो ये रेस्पिरेटरी हो सकती है या फिर ये मेटाबॉलिक हो सकती है, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन गई? अनकम्पेंसेटेड, मतलब किसी ने इसकी हेल्प नहीं की अभी ना। अगर ये किडनी की कंडीशन है तो लंग्स ने अभी इसकी हेल्प नहीं की, ठीक है। और अगर ये ना तो इसने हेल्प करी है, ना तो किडनी ने लंग्स की हेल्प करी है, ठीक है। और ना किसने हेल्प करी है? ना किडनी ने हेल्प करी है और ना लंग्स ने हेल्प करी है। अगर ये किडनी की वजह से कंडीशन है, अनकम्पेंसेटेड है पहले तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये होगा पार्शियली कंपेंसेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फुल्ली कंपेंसेटेड। समझ आ गया? सबसे पहले कौन सी कंडीशन बनेगी? अनकम्पेंसेटेड, जिसमें दूसरे पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। अगर किडनी का रोल है तो किडनी का ही रहेगा, है ना। अगर लंग्स का रोल है तो लंग्स का ही रहेगा। अभी किसी को किसी से फ़र्क पड़ा नहीं है। और किडनी को तो बहुत बाद में फ़र्क पड़ता है कि भाई कुछ चल रहा है बॉडी में, ये चीज़ समझ लेना। लेकिन वो आती है तो बहुत दुरुस्त आती है, देर आती है दुरुस्त आती है, ठीक है। अनकम्पेंसेटेड। उसके बाद क्या हुआ? पार्शली कंपेंसेटेड। अब पार्शली में क्या होगा हम देख लेते हैं। पार्शली कंपेंसेटेड, पार्शली कंपेंसेटेड में क्या होगा? ऑल थ्री वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डीरेंज्ड हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पार्शली कंपेंसेटेड में ऑल थ्री वैल्यूज डीरेंज्ड हो जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी था वो तो झेल ही रहा था बेचारा, है ना। उसकी तो वैल्यू टाइम फिश थी ही। लेकिन अब कौन कूद पड़ा बीच में? किडनी भी कूद पड़ी। जब एक अच्छा खासा आदमी मैदान में कूद पड़ेगा तो क्या होगा? उसको कहीं ना कहीं से तो चोट चपेट लगनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब वो तो मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। पार्शली वाला इस वाले मुहावरे से या इस वाली कहावत से आप याद रख सकते हैं। पार्शली में ना तू अपने पक्ष में रह पाएगा ना हम अपने पक्ष में रह पाएंगे, ठीक है। मतलब ये भी डी रेंज और वो भी डी रेंज, मतलब सब डी रेंज। पीएच तो है ही, पीएच को तो नॉर्मल लाने के लिए तो सारी कहानी हो रही है ना। अब फुल्ली कंपेंसेटेड में क्या होगा कि दो वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, फुल कंपेंसेशन हो गया ना भाई, तो एक वैल्यू खाली डी रेंज्ड रह जाएगी, ठीक है। और दो वैल्यूज़ का आएंगी पीएच को मिला के, पीएच के साथ में कोई भी एक वैल्यू जो कि कंपेंसेट हो जाएगा। और कंपेंसेट कौन होगा? जिसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। या तो वो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगी या फिर मेटाबॉलिक में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है एबीजी की। सिंपल, समझ आ गया ना। और कुछ भी अगर आपके ये वैल्यूज़ हैं तो आपको सिंपल ये पता करना है। अच्छा भाई, अब क्या है कि जैसे तीनों वैल्यू गड़बड़ हो गई, ठीक है, तीनों वैल्यू गड़बड़ हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन सा कहाँ मुँह उठा के जा रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा रोम से, ठीक है। रिवर्स और ऑपोजिट होगा तो रेस्पिरेटरी होगा। अगर रिवर्स और ऑपोजिट नहीं है, कौन? CO2। पीएच से रिवर्स मतलब पीएच से ऑपोजिट, पीएच अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है और पीएच अगर कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। अगर ये ऑपोजिट कहानी नहीं है CO2 की तो सारा मामला किसका है? मेटाबॉलिक का है। समझ आ गया ना? ठीक है। अब कोई डाउट है या कुछ है तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है एबीजी कैसे हम चेक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, कंपेंसेटेड है, अनकम्पेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड है, राइट। अब एट लास्ट मैं आपको एक जाते जाते मैसेज देना चाहती हूँ, कुछ बात मेरे दिल की जो मैं आप अपनी ऑडियंस से करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने ये अपने आप खुद लिखा है, नेवर गेट अट्रैक्टेड फॉर एनीवन, ठीक है।
never be after anyone and never find anyone, never be jealous of anyone's quality, let someone get attracted for you, let someone be after you and finds you, let you build quality in yourself। इसका यही मतलब है कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो गया या लड़की हो गए, आप किसी के पीछे मत भागिए, ठीक है। किसी में क्वालिटीज़ होती है, उन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए आप, ना कि कोई कैसा है उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? आप अपने आप में इतनी एबिलिटी डेवलप कीजिए ना, ताकि कोई आपका साथ पाने के लिए तरसे, ना कि आपको किसी के पीछे भागना पड़े, राइट? आप वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, ताकि हम इतना स्ट्रांग हो जाएं कि लोग हमारा साथ पाने के लिए तरसें, हमें किसी के पीछे भागना ना पड़े, है ना? और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, नेवर बी जेलस ऑफ अदर्स, मेक गुड ग्रुप्स। एक ये चीज़ है कि जैसे आप 10 लोगों के फ्रेंड्स हैं, है ना, 10 लोगों का ग्रुप है आपका, सपोज़ कीजिए। तो कई बार हम एक साथ पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, एक साथ कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे होते थे और सब कुछ कर रहे होते थे। फिर क्या होता है, एक दिन एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट का, और हम 10 पीपल में से या तो 2 का सिलेक्शन हो जाता है, या फिर उसमें से सिर्फ 1 का सिलेक्शन होता है। तो हमें क्या लगता है, यार ये तो मेरे से ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था, और मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा कुछ नहीं हुआ। ये तो मतलब गलत बात है, तो सब लक वक की चीज़ है, ये सब पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे किसी मोहल्ले में या तो आग लग गई हो, है ना, या फिर किसी मोहल्ले में चोरी हो गई हो, तो कोई अगला जो भी पड़ोसी होता है उसका, तो वो ये चीज़, इस चीज़ के लिए डरता है ना, कि भाई अगला नंबर तेरा है, अगला नंबर तो तुम्हारे घर चोरी होगी, है ना? तो आप ये चीज़ इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्यों नहीं लेते हैं कि अगर आपके ग्रुप में से किसी का सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब ट्रैक तो आपने चूज़ सही करी है, बिल्कुल आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपके किसी दोस्त का हुआ है, इसका मतलब अगला नंबर आपका है भाई। समझ रहे हैं ना? आपकी ट्रैक बिल्कुल सही है, लेकिन आपको उससे जेलस ना होके उसकी क्वालिटीज़ को जज करना है। ऐसा क्या था जो उसने किया और आपने नहीं किया? ऐसा क्या था जो उसने किया और आपसे कमी छूट गई? वही हमें अडॉप्ट करना है, उसी को ही आगे हमें लेकर चलना है। किसी से जेलस नहीं हुआ कीजिए, ठीक है? बस यही मैं कहना चाहती हूँ। इसके साथ मैं अपनी क्लास आज की कंप्लीट करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगी कि एबीजी एनालिसिस से कोई भी क्वेश्चन आए, आपके 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, आपको 3 आउट ऑफ 3 या 2 आउट ऑफ 2, जितने भी क्वेश्चन आए उतने में से उतने मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।